गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी घर पर सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, आज हम कक्षा 4 की हिंदी पाठ्य पुस्तक नीलमणि का पाठ 4 स्वतंत्रता के पुजारी का अध्ययन करेंगे। जैसा कि इस पाठ का नाम है स्वतंत्रता के पुजारी। स्वतंत्रता यानी कि पहले जो हमारा देश था किसके गुलाम था? अंग्रेजों के गुलाम था। तो किन किन लोगों ने हमारे देश को स्वतंत्र कराने में योगदान दिया, क्या क्या उन्होंने कार्य किए, किन किन यातनाओं को सहन किया, इसकी कहानी का इन सब के बारे में इस पाठ में बताया गया है। और जो बाल गंगाधर तिलक थे उनके जीवन के ऊपर एक लेख है। तो आज हम इसमें सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। हमें स्वतंत्रता अत्यंत कठिनाइयों से मिली है। इसके लिए प्रयास करने वाले उल्लेखनीय कुछ लोगों का परिचय यहाँ दिया जा रहा है। ठीक है। सन 1885 ईस्वी में सर्वप्रथम ए.ओ. हुम। ए.ओ. हुम कौन है? ये जो पिक्चर है ये ए.ओ. हुम की है, जो कौन थे? जो हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ये। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। दादा भाई नौरोजी जी, ये हैं दादा भाई नौरोजी जी। इनका भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो संस्था थी उसमें इनका योगदान था। और ये तीसरी जो पिक्चर है ये है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम की जो संस्था थी उसके सदस्य थे। यह संस्था इसलिए बनाई गई थी कि भारत के शिक्षित लोग भारत में ब्रिटिश सरकार की नीति के संबंध में अपनी सम्मति प्रकट कर सकें। धीरे धीरे ये संस्था बहुत लोकप्रिय हो गई। ठीक है। ये संस्था क्यों बनाई गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसलिए बनाई गई थी कि जो ब्रिटिश सरकार, क्योंकि उस टाइम क्या था, हम अधीन थे किसके? अंग्रेजों के। तो उनके नीति के संबंध में सब लोग अपनी अपनी राय प्रकट कर सकें। और ये संस्था कब बनी? 1885 में। 3-4 वर्ष में ही कांग्रेस को सर्वश्री बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय जैसे अन्य नेता और मिल गए। ठीक है। इससे पहले तो ये 3 लोग थे, ए हुम थे और दादा भाई नौरोजी थे और सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। किंतु बाद में कौन कौन शामिल हो गए? बाल गंगाधर तिलक। ये जो पिक्चर है, ये जो चित्र है, ये बाल गंगाधर तिलक का है। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले और मदन मोहन मालवीय जैसे अनेक नेता और मिलकर ये भी संस्था में मिल गए थे। सबने मिलकर स्वराज्य की मांग की। किसकी मांग की? स्वराज्य। स्व माना अपने राज्य की मांग की। यही लोग भारत की आज़ादी के नींव के पत्थर थे। यानी कि जो हमें आज़ादी मिली, जो हमें स्वतंत्रता मिली अंग्रेजों से, उसमें क्या था? ये उसके नींव के पत्थर थे। यानी कि नींव के पत्थर का मतलब इन्होंने ही शुरुआत करी थी। उसकी शुरुआत हमारी इन लोगों से ही हुई थी। इन्होंने ही विचार रखे, इन्होंने ही प्रयास किए। तो इनको क्या कहा गया है? भारत की आज़ादी के नींव के पत्थर कहा गया है। स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले श्री तिलक ने किया था। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई सन 1856 को भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर स्थित रत्नागिरी के गांव में हुआ था। अब जो ये लेख है, ठीक है, स्वतंत्रता के पुजारी, इसमें अब तक हमने पढ़ा कि भाई योगदान किन किन का रहा, कौन सी संस्था बनी, उसमें कौन कौन से लोग थे। लेकिन अब हम आगे पढ़ेंगे किसके बारे में? बाल गंगाधर तिलक के बारे में। उनके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, उन्होंने कौन कौन से कार्य किए। तो बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर स्थित रत्नागिरी के गांव में हुआ था। और बचपन में उनका नाम क्या था? केशव दास था। ठीक है बच्चों, उसको नाम याद करना कि तिलक का बचपन में नाम क्या था? केशव दास था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पुणे के सिटी स्कूल में हुई थी। वह बड़े अच्छे छात्र थे। गणित के प्रश्नों को तो वह मौखिक ही हल कर देते थे। ठीक है। उनकी जो शिक्षा थी, प्रारंभिक शिक्षा, वह पुणे के एक सिटी स्कूल में हुई थी। और वह एक होनहार बालक थे और इतनी क्वालिटी थी, वो इतने होनहार थे कि जो मैथ के समस्या जो सवाल होते थे उनको मौखिक यानी कि
उनको पेन या कॉपी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो मुंह के जरिए सॉल्व करके उनको उनका आंसर बता देते थे। वे बचपन से ही स्वाभिमानी और सत्यवादी थे। वे अन्याय का घोर विरोध करने वाले थे। एक बार उनकी कक्षा में कुछ छात्रों ने मूंगफली खाई और छिलके फैला दिए। कैसे बालक थे वे? स्वाभिमानी और सत्यवादी, और हमेशा उन्होंने अन्याय का विरोध किया था। तो एक बार उनकी कक्षा का सीन है, ये दृश्य है कि उनकी कक्षा में कुछ छात्रों ने मूंगफली खाई और उसके छिलके क्या हुआ, कक्षा में ही बिखेर दिए। शिक्षक को छिलका फैलाने वाले छात्रों के नाम का पता ना लग सका, इसलिए शिक्षक के सभी छात्रों को बारी बारी से बेंच जमाना शुरू कर दिया। जब शिक्षक ने पूछा कि ये काम किसने किया, तो किसी भी बालक ने नहीं बताया। तो जब शिक्षक को पता नहीं चला कि काम किसने किया है, तो उन्होंने सभी बच्चों को सजा देने का निश्चय किया। तो उन्होंने बारी बारी से सभी को बुलाना शुरू किया। जब तिलक की बारी आई तो वह निर्भीक स्वर में बोले, मैंने छिलके नहीं फैलाए हैं, इसलिए मैं बैंत खाने के लिए तैयार नहीं हूँ। इस प्रकार वह मार खाने से बच गया। अब हुआ क्या, सब बच्चों का नंबर बारी बारी से नंबर आ रहा था। तिलक का नंबर आया तो तिलक ने गलती करी नहीं थी, तिलक ने वह काम किया ही नहीं था, इसलिए उनके मन में कोई डर नहीं था। तो निर्भीक होकर टीचर को बोलते हैं, अध्यापक को बोलते हैं कि मैंने छिलके नहीं फैलाए हैं, मैंने यह कार्य नहीं किया है, तो मैं बैंत भी नहीं खाऊंगा। इस प्रकार सत्य बोलकर वह अपना टीचर उनको छोड़ देते हैं। आगे दूसरी कहानी है। एक बार कक्षा में शुद्ध लेखन के अभ्यास हेतु शिक्षक ने कुछ शब्द छात्रों को 3-3 बार लिखने को दिए। उनमें संत शब्द भी था। तिलक ने सोचा कि एक ही शब्द को 3 बार एक ही तरह लिखने से क्या लाभ, ठीक है, इसलिए उन्होंने लिखा। अब उन्होंने संत जो शब्द था उसको 3 तरीके से लिखा। अब देखोगे आप किस तरीके से लिखा। पहला लिखा है सा के ऊपर अनुस्वार है, और जो अनुस्वार दूसरे शब्द में अनुस्वार की जगह आधा न है, ठीक है, और जो तीसरा शब्द है उसके अंदर क्या है, जो ना है उसके नीचे हलंत लगा हुआ है। तो 3 तरीके से हो गया। शिक्षक ने पहले शब्द को सही माना और शेष दोनों को काट दिया। स्वाभिमानी बालक प्रधानाध्यापक के पास गया। उन्होंने बालक की प्रतिभा का आदर किया और शेष दोनों शब्दों को शुद्ध मानकर उसकी पीठ ठोकी। जब अध्यापक ने वो 2 शब्द काट दिए, सिर्फ एक ही शब्द को सही माना, लेकिन बालक ऐसा था, होनहार था, तो वह प्रधानाध्यापक के पास जाता है। प्रधानाध्यापक उस बालक की प्रतिभा को देखते हैं और कहते हैं कि आपके ये दोनों शब्द भी सही हैं, और उनकी पीठ थपथपाई जाती है, यानी कि उनको शाबाशी दी जाती है। 10 वर्ष की आयु में माता की छाया उनके सिर से उठ गई और 16 वर्ष की आयु में पिता भी चल पड़े। जब तिलक 10 वर्ष के थे तो उनकी माता का स्वर्गवास हो जाता है, और जब वो 16 वर्ष के हुए तो पिता भी उनके दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। उन्हें अत्यंत आर्थिक संकट में दिन गुजारने पड़े, क्योंकि कोई था ही नहीं लालन पालन करने वाला। तो दिन कैसे हो गए, आर्थिक तंगी वाले दिन आ गए थे। फिर भी बाधाओं को झेल कर वे आगे बढ़ते गए, क्योंकि मुसीबतों का सामना इंसान को करना ही चाहिए। तो तिलक भी वही कर रहे थे, मुसीबतें आ रही थी लेकिन वह आगे बढ़ते जा रहे थे। 16 वर्ष की आयु में ही तिलक का विवाह हो गया। विवाह में उन्होंने अपने पढ़ने योग्य कुछ पुस्तकें ही दहेज के रूप में मांगी। जब तिलक 16 वर्ष के थे तो उनका विवाह हो गया, लेकिन उन्होंने दहेज में कुछ नहीं लिया। क्या मांगा उन्होंने? पढ़ने के लिए कुछ पुस्तकें। सन 1877 ईस्वी में तिलक ने बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की, ठीक है। 2 वर्ष बाद LLB की उपाधि भी ग्रहण की। इसके बाद उन्होंने अपना जीवन जनता की सेवा में लगा दिया, ठीक है। 1857 में किया हुआ उन्होंने बीए की जो परीक्षा थी वो कैसे पास की? प्रथम श्रेणी में, और उसके 2 वर्ष बाद क्या किया? LLB कर ली, ठीक है। और उन्होंने उसके बाद क्या किया? अपना जो जीवन था वह जनता की सेवा में लगा दिया था। उनकी वेशभूषा साधारण होते हुए भी आकर्षक थी। वे लाल रंग की गोल पगड़ी, अंगरखा, धोती, दुपट्टा और पैरों में आगे से ऊपर उठा हुआ दखड़ी जूता पहना करते थे। आप इस पिक्चर में देखोगे तो दिख रहा है ना कैसा है, लाल रंग की टोपी है, गले में दुपट्टा है, कुर्ता पहनते थे, ठीक है, अंगरखा होता था उनका, और कैसा था? पैरों में आगे से उठा हुआ जूता पहनते थे।
सन 1889 ईस्वी में तिलक कांग्रेस में शामिल हो गए। वे कांग्रेस के अधिवेशनों में भाग लेने लगे। तिलक राजनीतिक व्यवस्था में शीघ्र परिवर्तन लाना चाहते थे। तिलक ने नशाबंदी आंदोलन चलाकर सरकार की आबकारी नीति का विरोध किया। इसी प्रकार नमक पर कर का भी उन्होंने विरोध किया। अंग्रेजी सरकार ने क्या किया, नमक पर कर लगा दिया था, तो इन्होंने तिलक ने कर का भी विरोध किया। गांधी जी का नमक सत्याग्रह भी इसी समय प्रारंभ हुआ था। राजद्रोह के आरोप में तिलक को कई बार जेल जाना पड़ा। देश के लिए उन्होंने अनेक यातनाएं भोगी। जब वह मांडले जेल में थे तभी उन्हें अपनी पत्नी के निधन का तार मिला। अब अंग्रेजों का टाइम था उस समय, ठीक है, हम अधीन थे अंग्रेजों के। लोग जो अंग्रेज लोग थे वो जो भारतीय जनता थी उन पर क्या करती थी, अत्याचार करती थी, ठीक है, अलग अलग तरीके के कर लगाती थी। तो उन्होंने जो नमक है खाने वाला उस पर भी कर लगा दिया। लेकिन तिलक ने क्या किया, उसका विरोध किया और उसी टाइम पर जो गांधी जी थे उन्होंने भी नमक सत्याग्रह का आरंभ किया था। अब राजद्रोह के आरोप में तिलक को जेल जाना पड़ा और उसी समय जेल में क्या हुआ, उनको अंग्रेज क्या करते थे, अनेक यातनाएं देते थे। और जो है मांडले जेल में थे तभी उनको एक तार मिलता है कि उनकी पत्नी का निधन हो गया है। उस समय उन्होंने अपने बच्चों को ये आश्वासन भेजा कि जब उनके माता पिता की मृत्यु हुई थी तब वे बहुत छोटे थे, अतः बच्चों को उनसे शिक्षा लेनी चाहिए और अपना जो समय है वह शोक में नहीं व्यतीत करना चाहिए। उन्हें साहस के साथ परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। जब मांडले जेल में तार मिलता है कि उनकी पत्नी का निधन हो गया तो वे अपने बच्चों को पत्र लिखते हैं कि जब मेरे माता पिता का निधन हुआ तब मैं बहुत छोटा था, लेकिन तुम लोगों को ये शोक करने का टाइम नहीं है, बल्कि परिस्थितियों का सामना करते हुए आगे बढ़ने का समय। आप तुम्हें हिम्मत से काम लेना चाहिए, ठीक है। तो एक तरह से तुम्हें शिक्षा लेनी चाहिए, जो मैंने किया उसी तरीके से तुम्हें भी आगे अपने जीवन में बढ़ना है। तिलक पूर्ण स्वराज हेतु निरंतर संघर्ष करते रहे। वह जानते थे कि स्वतंत्रता संग्राम में त्याग और कष्ट झेलने की क्षमता जनता में कितनी है, इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया। वे सच्चे अर्थों में भारत के निर्माता थे और वर्तमान भारत की नींव के पत्थर थे। यानी कि भारत को स्वतंत्र कराने में जो तिलक थे उनका बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए उनको भारत का निर्माता और वर्तमान भारत की नींव का पत्थर कहा जाता है। 1 अगस्त सन 1920 को भारत माता का यह सपूत सदा के लिए सो गया है। यानी कि 1 अगस्त 1920 को तिलक का निधन हो गया। तो बच्चों आज हमने इसमें पढ़ा कि तिलक ने स्वतंत्रता के लिए, भारत देश को आज़ाद कराने के लिए किस प्रकार की यातनाओं का सामना किया, किस तरह अंग्रेजों की यातनाएं उन्होंने सही और अपने जीवन में विपत्तियों का सामना किया। ठीक है बच्चों, अब हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला है नेतृत्व, नेता होने का कार्य, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, लीडरशिप। फिर यह लोकप्रिय यानी कि सबका प्रिय यानी कि सबका चहेता यानी कि पॉपुलर होना, विख्यात होना। भव्य यानी कि सुंदर, ग्रांड। अधिवेशन यानी कि सभा यानी कि मीटिंग। नीम का पत्थर यानी कि आधारशिला, किसी चीज की खोज की शुरुआत कहाँ से हुई यानी कि फाउंडेशन। सम्मति, राय या सलाह, पॉइंट ऑफ व्यू इंग्लिश में कहते हैं इसको। प्रतिभा, विशेष योग्यता यानी कि टैलेंट होना, अपन कहते हैं उस बच्चे में बहुत अच्छा टैलेंट है, वही। परिवर्तन, बदलाव यानी कि चेंज होना। आश्वासन, भरोसा। एश्योरेंस यानी कि हम कहते हैं ना, तो आप हमें भरोसा दिला दो तो हम इस चीज़ को मान लेंगे। तो बच्चों आपका पाठ यही समाप्त हो जाता है। जो आपका वर्क है PDF से आएगा, आपको अपनी कॉपी में स्वच्छ और सुंदर करना है। साथ के साथ जो वर्क आ रहा है उसको याद भी करना है। आपकी कॉपीज को कभी भी चेकिंग के लिए स्कूल में मंगाया जा सकता है, इसलिए अपने वर्क को कंप्लीट करके रखिएगा। धन्यवाद।